गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कौटिल्य के जीवन परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां एवं उनके विचारधाराओं का अध्ययन किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करेंगे। कौटिल्य की प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र मानी जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अपने सैद्धांतिक विवेचन के कारण नहीं, बल्कि राज्य और प्रशासन की व्यावसायिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा, उसमें उन्होंने सिर्फ राज्य और प्रशासन की सैद्धांतिक विवेचना ही नहीं की, बल्कि राज्य और प्रशासन की व्यावसायिक समस्याओं का विश्लेषण भी किया। प्राचीन हिंदू विचारकों जैसे मनु और भीष्म ने राज्य के आंगिक स्वरूप या राज्य को सप्त प्रकृति कहा था। कौटिल्य से पहले मनु एवं भीष्म ने भी राज्य के आंगिक स्वरूप को स्वीकार किया था या राज्य के सप्त प्रकृति को स्वीकार किया था, अर्थात राज्य की 7 प्रकृतियां होती हैं या राज्य के 7 अंग होते हैं, ऐसा उन्होंने भी माना था। कौटिल्य ने भी उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए राज्य के 7 अंगों की विस्तृत चर्चा की है। उदाहरण के तौर पर अगर हम मानव शरीर को लेते हैं, तो जिस प्रकार मानव के शरीर में प्रत्येक अंगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार कौटिल्य कहते हैं कि एक राज्य के लिए उसके 7 अंगों का होना अति आवश्यक है और इन 7 अंगों के बिना वो राज्य अधूरा है या कमजोर है या वो सुदृढ़ नहीं हो सकता। इन 7 अंगों की विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने इसे निम्नलिखित रूप में दर्शाया है। पहला, स्वामी अर्थात राजा। दूसरा, अमात्य अर्थात मंत्री। तीसरा, जनपद यानी जनसंख्या एवं भूमि। चौथा, दुर्ग अर्थात किला। पांचवा, कोष अर्थात खजाना या इंग्लिश में हम इसे फंड्स कहते हैं। छठा, दंड अर्थात सेना। और 7वां, मित्र अर्थात दोस्त। इन 7 अंगों का उन्होंने वर्णन किया है। इन 7 अंगों में सबसे प्रमुख और पहला अंग उन्होंने स्वामी अर्थात राजा को माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी अर्थात राजा का महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य मानते हैं कि राज्य की सफलता राजा की नीति पर निर्भर करती है, अर्थात एक राजा अपने राज्य के संचालन के लिए कैसी नीति अपनाता है, उसका उस राज्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये पूरी तरह से उस राजा के नीति पे निर्भर करता है। इसलिए वो कहते हैं कि राज्य की सफलता राजा की नीति यानी पॉलिसी पर निर्भर करती है। कौटिल्य ने स्वामी अर्थात राजा के लिए
कुछ आवश्यक गुण भी बतलाए हैं जो निम्नलिखित है। जैसे राजा का जन्म उच्च कुल में होना चाहिए, वह धर्म में रुचि रखने वाला हो, दूरदर्शी तथा सत्य बोलने वाला हो, उसमें सेवा करने की भावना हो, उसे शास्त्रों का आदर करने वाला होना चाहिए, जनता की आवाज सुनने वाला हो, वह शक्ति संपन्न तथा आत्मसंयमी हो, प्रजा की रक्षा करने योग्य तथा शत्रु की कमजोरियों को पहचानने वाला हो, और वह मधुरभाषी एवं बड़ों के उपदेश पर आचरण करने वाला हो। अर्थात राजा में ये सारे गुण होने चाहिए। इन सभी गुणों के अलावा कौटिल्य ने शिक्षा पर जोर देते हुए निम्न बातें कही हैं कि एक राजा को उपरोक्त गुणों के अलावा शिक्षित होना अति आवश्यक है। उन्होंने राजा के लिए दंड नीति, राज्य शासन, सैनिक शिक्षा, मानव शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र तथा विधि शास्त्र आदि शिक्षाओं का ज्ञान होना आवश्यक बताया है और कहा है कि जिस राजकुल में राजकुमार शिक्षित नहीं होते वह राजकुल जल्द ही भ्रष्ट हो जाता है। अर्थात एक अज्ञानी राजा कभी भी एक कुशल राजा नहीं हो सकता। इसी को आगे बढ़ाते हुए कौटिल्य ने राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण अंग, जिसे उन्होंने अमात्य यानी मंत्री कहा है, के बारे में बताया है। कौटिल्य के अनुसार कोई भी राजा अमात्य अथवा मंत्री के बिना शासन नहीं कर सकता। अमात्य से तात्पर्य मंत्रियों के अतिरिक्त राज्य के अन्य कर्मचारियों से भी है। कौटिल्य कहते हैं कि अकेला राजा कितना ही गुणवान क्यों ना हो, जब तक उसके अमात्य गुणवान तथा योग्य नहीं होंगे तब तक राज्य का शासन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अर्थात राजा कभी शक्तिशाली हो सकता है, अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है, अपने देश की रक्षा कर सकता है, जब उसके अमात्य भी उतने ही गुणवान हो, तभी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। मंत्रियों के लिए कौटिल्य ने निम्नलिखित बातें बताई हैं। जैसे मंत्री कुलीन हो, बुद्धिमान हो, शुद्ध हृदय तथा स्वामी भक्त हो। इसके अलावा जो प्रधान अमात्य होंगे उनके बारे में भी कौटिल्य ने निम्नलिखित बातें बताई हैं कि जो प्रधान अमात्य होंगे वो अपने देश तथा उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति होंगे। दूसरा, वह प्रभावशाली होने चाहिए। तीसरा, शिल्प विधि में कुशल हो। चौथा, विधि में कुशल हो, यानी कि वो कानून का भी अच्छा ज्ञाता हो। दूरदर्शी हो, यानी कि वो भविष्य के बारे में भी सोचता हो और राज्य के लिए एक दूरदर्शी सोच रखता हो। बुद्धिमान हो तथा प्रतिभाशाली हो और राजा के प्रति पूर्णतः वफादार हो।
तो इस प्रकार उन्होंने अमात्य के प्रमुख गुण बताए हैं। तीसरे में उन्होंने जनपद की चर्चा की है, अर्थात तीसरे अंग को उन्होंने जनपद कहा है, अर्थात जनसंख्या तथा भूमि। कौटिल्य के अनुसार जनपद राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। जनपद का अभिप्राय जनसंख्या अर्थात जनता और भूभाग अर्थात भूमि से है। जनपद के कुछ गुण कौटिल्य ने बताए हैं, जैसे उसकी सीमा तथा मध्य में दुर्ग हो, यानी कि जनपद कैसा होना चाहिए, जिसकी सीमा में और मध्य में किला हो, दुर्ग हो। भूमि अत्यधिक उपजाऊ हो, उस जनपद की भूमि, उस राज्य की भूमि अत्यधिक उपजाऊ होनी चाहिए। भूमि घने जंगलों से घिरा हो, यानी कि उस राज्य का, उस जनपद के चारों ओर घने जंगल हो। भूमि खनिज पदार्थों, पशुओं तथा बहुमूल्य लकड़ियों आदि से संपन्न हो। जलवायु शुद्ध अर्थात स्वास्थ्यप्रद हो। थल एवं जल मार्गों द्वारा यातायात की पूरी सुविधा हो। इन सभी तथ्यों में उन्होंने जनपद की व्याख्या की है। दुर्ग अर्थात किला, जो चौथा अंग कौटिल्य ने कहा है, उसको आगे समझाते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य के चारों ओर ऐसे किले का निर्माण हो जो युद्ध के समय उपयोगी हो। यानी कि एक राज्य तभी सुदृढ़ हो सकता है जब उसके चारों ओर किले बने हो, अर्थात जब युद्ध के समय उन किलों का उपयोग किया जा सके, ताकि जो दुश्मन हो उनको चारों तरफ से उनको रोका जा सके, उन पे वार किया जा सके और अपनी सीमा और राज्य की रक्षा कर सके। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला औदिक दुर्ग। औदिक दुर्ग के बारे में उन्होंने कहा है, ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से नदियों अथवा गहरी खाई से घिरा हुआ हो। दूसरा उन्होंने पर्वत दुर्ग के बारे में बताया है। पर्वत दुर्ग जो बड़े बड़े पत्थरों की दीवारों से घिरा हो तथा जल एवं घास से रहित मरुभूमि में स्थित हो। तीसरा उन्होंने वन दुर्ग कहा है। वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर दलदल तथा कांटों से घिरा हो। और चौथा औद्योगिक दुर्ग, औद्योगिक प्रकृति का दुर्ग जिसमें देश के बीच में राजधानी की स्थापना हो। ऐसे 4 दुर्गों की, किलों की कौटिल्य ने व्याख्या की है। पांचवा अंग जिसे कौटिल्य ने कोश यानी खजाना कहा है के बारे में बताया है। चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार कोश राज्य के लिए अति आवश्यक है। बिना कोष के, बिना फंड के, बिना खजाना के कोई भी राज्य अपनी जनता की भलाई नहीं कर सकता और न ही अपने देश की सुरक्षा कर सकता है। इसलिए उन्होंने
कोष यानी खजाना को महत्वपूर्ण अंग माना है। वो कहते हैं कि कोष जन कल्याण एवं सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। राज्य के विभिन्न अंग बहुत हद तक कोष पर निर्भर होते हैं। इसे राजा के हाथों में होना चाहिए, अर्थात जो कोष हो वो पूरी तरह से राजा के कंट्रोल में हो, राजा के हाथों में हो। कोष में सोना, चांदी तथा बहुमूल्य रत्नों का अंबार होना चाहिए, अर्थात जो खजाना होगा उसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती और विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से वो भरा हुआ हो। कोष को दीर्घकालीन विपत्तियों को सहने के योग्य होना चाहिए, अर्थात राजा के पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए, इतने कोष होने चाहिए, खजाना होना चाहिए कि विपत्तियों के समय, संकट के समय, आपातकालीन व्यवस्था के समय उस खजाने का उपयोग किया जा सके। कोष की आय के बारे में बताते हुए कौटिल्य कहते हैं कि जो कोष होगा उसका आय का स्रोत युद्ध से प्राप्त माल तथा जनता द्वारा दिया गया कर, ये दोनों से कोष की वृद्धि की जाएगी। छठा अंग जो कौटिल्य ने राज्य के बारे में बताया है उसमें है सेना, अर्थात दंड। कौटिल्य के अनुसार सेना का संगठन राज्य की रक्षा के लिए किया जाता है और दंड राज्य का सेना रूपी दूसरा शस्त्र है। कौटिल्य ने 4 प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया है। पहला हाथी सेना, दूसरा रथ सेना, तीसरा अश्व सेना, चौथा पैदल सेना। इन सेनाओं का प्रधान सेनापति राजा होता है। कौटिल्य कहते हैं कि ये जो चारों सेना के अंग हैं, इन चारों सेनाओं का प्रधान सेनापति राजा को ही होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार सेना के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे सेना में वंशानुगत तथा स्वामी भक्त सैनिक हो, वह अनुशासित तथा वीर हो, दुख सहने में समर्थ हो, राजा के लाभ या हानि को अपना लाभ या हानि समझने वाला हो। यदि प्रजा चोरी, डकैती या कोई अनैतिक कार्य करे तो राजा को उसे दंड देना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने दंड यानी सेना के बारे में बताया है। और अंतिम अंग जो कौटिल्य ने जिसे मित्र या दोस्त कहा है के बारे में बताया है। कौटिल्य के अनुसार कोई भी राज्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मित्रहीन होकर केवल अपनी शक्ति से राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। अर्थात कौटिल्य कहते हैं कि कोई भी राज्य चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, मित्रहीन होकर, यानी कि अगर उस राष्ट्र का कोई मित्र राष्ट्र ना हो तो वो पूर्णतः शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसलिए उसे मित्र राष्ट्र की आवश्यकता होती है। यहाँ मित्र का अर्थ समझाते हुए कौटिल्य ने कहा है कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो पहला, मित्र वंश परंपरागत हो, यानी ऐसा मित्र जो वंश आधारित हो, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता हो,
ऐसा मित्र होना चाहिए। वह विश्वासी हो, स्थायी और हितैषी हो, राजा और उसके राज्य को अपना समझता हो, राजा के सच्चे और स्थायी सहायक हो, शांति और युद्ध दोनों ही परिस्थितियों में राजा की तन मन और धन आदि से मदद करने वाला हो। यानी कि ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों समय राजा के साथ एक समान खड़ा हो, ऐसा मित्र होना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः कौटिल्य के अनुसार कोई भी राज्य तभी सुदृढ़ हो सकता है जब उनके सातों अंगों का उचित सहयोग हो। आलोचना। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की आलोचना भी की गई। कुछ पाश्चात्य विद्वान कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में आधुनिक राज्य के 4 तत्व जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता को खोजने में असमर्थ हुए, किंतु ये उनकी समझ की भूल है। सप्तांग में जनपद, आधुनिक राज्य के 2 तत्व जनसंख्या तथा भूभाग का योग है। अमात्य तथा सेना शासन का संगठन करते हैं और संप्रभुता राजा में पाई जाती है। इसके अलावा कौटिल्य ने दुर्ग, कोष तथा मित्र को भी राज्य का आवश्यक अंग स्वीकार किया है, जबकि पाश्चात्य आलोचक दुर्ग, कोष तथा मित्र को राज्य के आवश्यक अंग मानने में असमर्थता जताई है। परंतु पाश्चात्य आलोचक ये भूल जाते हैं कि तत्कालीन नगर राज्यों में कौटिल्य के लिए इन अंगों को आवश्यक बताना बिल्कुल सही एवं उचित था। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, किंतु महान कौटिल्य ने इन समस्त अर्थात 7 अंगों को महत्व देकर इसे परिपूर्ण बना दिया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कौटिल्य ने राज्य तथा राजा के सप्तांग सिद्धांत के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण को ही अपनाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। धन्यवाद।